क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी घावरी पर 2.5 करोड़ का मानहानि का केस ठोका है, तब से रोहिणी घावरी तिलमिला उठी हैं। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी तब से अब कहीं ना कहीं छटपटाहट सी उनको आने लगी है और वो लगातार अब एक्स पोस्ट के ज़रिए अपने बयान दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि अब चंद्रशेखर आज़ाद ने इनके ऊपर एक और दांव खेला है, जो ये बात दर्शाती है कि रोहिणी घावरी के ऊपर अब मुसीबत आ पड़ी है। अब तक तो रोहिणी घावरी अकेले खेल खेल रही थी, चंद्रशेखर आज़ाद चुप्पी साधे बैठे थे। चंद्रशेखर आज़ाद जवाब नहीं देना चाहते थे और बार बार यही कह रहे थे कि ये महिला सम्मान का विषय है, जो भी कुछ होगा मैं कोर्ट में जाकर कहूँगा। लेकिन ये रोहिणी घावरी हद कर दी थी, एक के बाद एक चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाना। और कहते हैं ना कि माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो अपनी माँ से प्यार करता हो, जो अपने परिवार से प्यार करता हो, अब जब माँ पर बात आ गई, जब माँ की इज़्ज़त पर बात आ गई, जब पत्नी की इज़्ज़त पर बात आ गई, पूरे परिवार की इज़्ज़त पर बात आ गई, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने चुप्पी तोड़ी और उसके बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसती जा रही हैं। आपको बता दें कि एक्स पोस्ट के ज़रिए रोहिणी घावरी ने क्या लिखा है। पहले तो इनके बारे में मैं वो पोस्ट बताऊं जो इन्होंने सबसे पहले 2 दिन पहले इन्होंने पोस्ट जारी किया था। रोहिणी घावरी ने लिखा है, 23 जुलाई दिन में 11 बजे दिल्ली कमिश्नर ऑफिस पर जो लोग मुझे इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। अब देखते हैं कैसे FIR नहीं होती। पैसों की पद की ताकत से बड़ी है जनता की ताकत, यह बात हर नेता याद रखे। यानी रोहिणी घावरी तो स्विट्ज़रलैंड में है और इनका केस लड़ने के लिए जनता जाए वहाँ पर। इन्होंने आदेश दिया है कि जिनको साथ देना है वो दिल्ली कमिश्नर ऑफिस पर आ जाए। तो कोई भैया इतना खाली नहीं है, वो भी इतनी झूठी लड़की के साथ कौन होगा, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। और इन्होंने दिखाया है कि पैसे की पद की ताकत से बड़ी ताकत जो है जनता की ताकत है। जनता की ताकत तो है, लेकिन जनता किसके साथ है? रोहिणी घावरी आपके साथ है या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ? जनता की ताकत देखना चाहती है रोहिणी घावरी, तो मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई 2025 और उसी दिन भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस बिहार पटना में मनाया गया। मैं खुद वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत की। लोगों द्वारा मैंने बयान लिया और मैंने ज़मीनी तौर पर वहाँ पर देखा। सिर्फ किसी न्यूज़ को देखकर मुझे यकीन नहीं आता है। मैं खुद जब तक उस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखता हूँ मुझे विश्वास नहीं होता है। और जनता की ताकत की बात मत कीजिए। सबको पता था कि बापू सभागार में 5000 की क्षमता है, लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पर 10,000 लोग मौजूद थे। और एक और बात, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को सुनने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ थी। सिर्फ एक चंद्रशेखर के नाम पर तुम पैसे की बात कर रही हो। वहाँ पर किसी से पूछना कि कौन पैसे पर आया था, सिर्फ एक बुलावे पर चंद्रशेखर के लाखों की भीड़ हो जाती है। और तुमने इतना सारा कहा कि जो लोग मुझे न्याय दिलाना चाहते हैं वो कमिश्नर ऑफिस पर आए। कौन लोग पहुँचे वहाँ पर, थोड़ा सा ये भी बताना। मैं आपको बता दूं कि जब बापू सभागार में चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे तो वहाँ पर देश भर के कोने कोने से लोग वहाँ पर पहुँचे थे। सिर्फ बिहार की जनता नहीं थी, जबकि पहले ही कहा गया था कि ये बिहार के लोगों के लिए उसमें सारी व्यवस्था है। अगर जो कोई बाहर से आएंगे तो एक बोनस पॉइंट होगा। लेकिन आपको बता दें कि जितने बिहार के साथी थे वहाँ पर, उससे कम नहीं थे जो देश भर के लोग आए थे। बसों से लोग आए थे, कई गाड़ियों से रिजर्व करने के बाद लोग वहाँ पर पहुँचे थे। और राजस्थान से लेकर मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश, कोई ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ से लोग वहाँ पर पहुँचे नहीं थे। मैं थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा।
जिस वीडियो को आप देखें तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि चंद्रशेखर आज़ाद के कितने फैंस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए लोग कितने समर्पित हैं। आपको मैं थोड़ा सा वो वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जब बाहर निकले थे अपनी बात को पूरी करने के बाद, तो उनके साथ कितनी भीड़ चल पड़ी थी। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को पास से देखने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ सेल्फी खींचने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए। जैसे मालूम पड़ रहा था कि नदी की धार बह रही हो, उस तरह से जनता उनके पीछे चल रही थी। मजबूरन चंद्रशेखर आज़ाद को ऊपर का जो ढक्कन होता है, ये कह सकते हैं, वो खोलना पड़ा और उसके बाद खड़े हो जाते हैं कार में। और कार में खड़े हो जाने के बाद किस तरह से समर्थकों को देखकर उनका सीना गदगद हो जाता है और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, फिर आराम से निकल जाते हैं। जो यहाँ पर एक और पोस्ट में रोहिणी घावरी ने ये कहा है, नए नवेले निर्दलीय सांसद को केंद्रीय मंत्रियों वाला 100 करोड़ का टाइप 8 बंगला, Y+ सुरक्षा, दलित नेता पर इतनी मेहरबानी गजब है। सारा खेल यूपी 2027 चुनाव के लिए, लेकिन अपने समाज को बचा के इस खेल को बिगाड़ूंगी मैं। यानी इनका समाज खतरे में है। और कौन सा समाज? वाल्मीकि समाज खतरे में है, और उस खतरे से बचाकर इनका खेल मैं बिगाड़ूंगी, ये रोहिणी घावरी बोल रही हैं। और इनको ये नहीं पता है कि कितने वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। मैंने खुद इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लड़के जो थे युवा वर्ग के वाल्मीकि समाज से गए थे और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे। आगे इन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस इंडियन एम्बेसी में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, मेरी नई डायरेक्टर की जॉब पर कंप्लेंट की, और कहीं बची हो वहाँ भी कर दे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो लैंग्वेज होते हैं ना, ये नीचता को दर्शाते हैं। किस तरह से ये बदतमीजी से बात करती हैं रोहिणी घावरी, ज़रा सुनिए यहाँ पर किस तरह से लिख रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंडियंस एम्बेसी में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की, मेरे नई डायरेक्टर की जॉब पर कंप्लेंट की, और कहीं बची हो वहाँ पर भी कर दे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा मेरा। सोच सकते हैं ये शब्द। मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी, ना पैसों की लालच है, ना पद का मुझे हराने की सोच में खुद बर्बाद होते रहना। तिलमिला उठी है रोहिणी घावरी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पोस्ट के ज़रिए किस तरह से एक के बाद एक चंद्रशेखर आज़ाद पर ये पोस्ट कर रही हैं। एक और इन्होंने पोस्ट लिखा है, एक वाल्मीकि समाज की बेटी यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देते नहीं देख पा रहा था, यह फर्जी मसीहा। भला हो सवर्ण समाज के अधिकारियों का जिन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया, वरना ये दलित के फर्जी मसीहा ने मेरा करियर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। अब बताओ कौन बुरा, बचाने वाला सवर्ण या यह? यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सवर्णों की ये तारीफ की है रोहिणी घावरी, और लिख भी रही हैं कि भला हो सवर्ण समाज के अधिकारियों का जिन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया। अब ये सवर्ण अधिकारी कौन थे, या फिर वो सवर्ण नेता जैसे बृजभूषण सिंह, मनोज तिवारी, तरह तरह के जिनके साथ इनका फ़ोटो वायरल हुआ था, तो भैया हो सकता है भला उनका होगा। और भला क्यों होगा? कभी ये कहती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का साथ जो है बीजेपी दे रही है, चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी के भरोसे सांसद बने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्ट में पूरी बीजेपी है। और इधर ये भी कहती हैं कि भला हो सवर्ण समाज के उन अधिकारियों का जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, वरना ये दलित के फर्जी मसीहा ने, दलित के फर्जी मसीहा ने, यानी यहाँ पर दलित शब्द जो जोड़ा है इन्होंने, दलित के फर्जी मसीहा, ये खुद अपने आप को दलित भी नहीं समझती हैं। यानी वाल्मीकि समाज को दलित समाज से अलग बताने का प्रयास कर रही है रोहिणी घावरी।
आगे इन्होंने लिखा है कि अब बताओ कौन बुरा है, बचाने वाला सवर्ण या यह। तो रोहिणी घावरी जी, आप जो यहाँ पर जिस तरह से सफाई दे रही हैं और जो आप हमदर्दी दिखा रही हैं कहीं ना कहीं सवर्णों पर, कभी ये कह रही हैं कि बीजेपी का साथ है, कभी आप खुद सवर्णों की तारीफ कर रही हैं। जितने भी फ़ोटो वायरल हैं उन फ़ोटो में ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपके ही पोस्ट नज़र आते हैं और उल्टा चंद्रशेखर आज़ाद पर आप आरोप लगाती हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, मैं आपको रोहिणी घावरी का एक इंटरव्यू दिखाता हूँ जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिए गए कंप्लेंट, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 2.5 करोड़ का जो जुर्माना ठोका गया है, इन मुद्दों पर किस तरह से रोहिणी घावरी तिलमिलाई हैं। ज़रा आप रोहिणी घावरी का ये इंटरव्यू देखिए। कि एक नए नवेले सांसद को पहली बार में टाइप 8 मोती बाग में टाइप 8 बंगला मिलता है, चुनाव के पहले वाई+ सुरक्षा मिलती है, चुनाव जीताया जाता है, उसके बाद में ये सारी तैयारी। चुनाव तो आपने भी लड़ा था ना, लड़वाया था, तो आप तो खुद ही चाह रही थी कि जीत जाए वो। सर, मैं तो सपोर्ट कर रही थी ना, बैक सपोर्ट कर रही थी ना, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रही थी और जब पॉलिटिक्स समझ में आ गई थी तो विरोध भी किया था, इसीलिए तो मेरी आवाज बंद कराने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद भी सर, अब इस पूरे मसले की, इस लड़ाई की जड़ को मैं आज आपके सामने बताती हूँ। ये मैंने अभी तक नहीं बताया, ये शुरुआत हुई कैसे। इन्होंने सबसे पहले मेरे खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन की 18 अप्रैल को, मेरे ट्वीट करने के 2 महीने पहले 18 अप्रैल को इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ये कंप्लेन की कि मैं यूनाइटेड नेशंस का टैग यूज करके इंडिया में फ्रॉड करती हूँ और साथ ही साथ मैं लोगों को डिफेम करती हूँ, चंद्रशेखर को डिफेम कर रही हूँ एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के टैग को यूज करके। ये फॉल्स कंप्लेन, एक फ्रॉड कंप्लेन मेरे नाम पे की गई, ये सिर्फ इसलिए कि मेरे कहीं ना कहीं पक्ष को कमजोर किया जाए, मेरे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया जाए। लेकिन जब मुझे इंडियन एम्बेसी से फोन आया, जब मुझे यूनाइटेड नेशन से फोन आया, मैंने उनको क्लियर किया कि आप मेरे जितने भी मेरे स्विस अकाउंट्स हैं, मेरा इंडियन अकाउंट चेक कीजिए, अगर एक भी आप प्रूफ। और इसको करने की सिर्फ वजह ये थी कि वो चाहते थे कि मैं बैकआउट करूं, मैं इस लड़ाई को ना लड़ूं, मैं चंद्रशेखर के खिलाफ कुछ ना बोलूं। वो इस तरीके से मुझे कमजोर करना चाहते थे। और आज एक और चीज की इन लोगों ने, आज ही के दिन इन्होंने, मेरी अभी नई नियुक्ति हुई है, मैं यहाँ पर एक नया इंस्टीट्यूट है उसमें मैं डायरेक्टर की पोजीशन पे मेरी जॉब लगी है, पिछले हफ्ते ही मैंने उसको शेयर किया अपनी सोशल मीडिया पे। तो आज इन्होंने मेरी कंप्लेन मेरे डीन से कर दी और मेरे डीन को इनके लॉयर्स ने अपने लेटर को भेजा। तो आप समझिए कि दबाव बनाने के लिए किस हद तक और किस नीचता की हद तक जाया जा रहा है। इनको लग रहा है कि कैसे तो डरे ये लड़की। पहले इन्होंने कोशिश की रोकर दिखाकर कि हाँ चलो हो सकता है कि एक औरत है, दिल है, कमजोर होती है, मना लेते हैं, नहीं मानी। फिर इन्होंने दूसरा मुझे 20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इन्होंने अपने एक साथी के द्वारा मुझे फोन लगवाया और ये कहा कि 20 करोड़ रुपए लेकर सेटल करो। मैंने कहा मेरे आत्मसम्मान की कीमत 20 करोड़ रुपए है, आपको क्या लगता है मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हूँ? उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर मानहानि के, उनका आप वो देखेंगे, ये पैसा इतना आप कह रही है मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं सबूतों के आधार पे, आपने देखा होगा उनका जो एप्लीकेशन भरी थी उन्होंने, उसमें तो 20 करोड़ रुपए के वो नहीं है। वो 20 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? तो अब आप ये समाज पूछे कि वो एक लड़की को मुंह बंद कराने के लिए 20 करोड़ रुपए कहां से लाके दे रहे कि रोहिणी नहीं, तो ये सब सबूत आपको देने पड़ेंगे पुलिस को। दूंगी ना मैं सर, हर तरह के सबूत है, हर तरह के सबूत दूंगी। मैंने अपने लॉयर्स को भी दिए हैं और उसके साथ साथ इन्होंने ये सब, और उन्होंने तो अपने जो डिफेमेशन का केस किया है उसमें अपनी पार्टी के उन्होंने सारे अकाउंट डिटेल्स दिए हैं, उसमें तो इनके पास आती है करोड़ों रुपए की फंडिंग। ये तो प्रूफ उन्होंने खुद दिया है। डिफेमेशन का केस इन्होंने मेरे ऊपर जो फंडिंग आती वो उनके अपने पर्सनल मैटर सुलझाने के लिए थोड़ी ना आती है। अब वही तो हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी की फंडिंग को भी इस तरीके से यूज की जाए। उन्होंने खुद ही इसको डिक्लेयर किया और शो किया। उन्होंने डेफेमेशन का केस 170 पेजों का मुझे दिया और 170 पेजेस में उन्होंने ये सारी चीजें दिखाई। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने खुद ये चीज कोर्ट में लेकर गए, मैं नहीं लेकर गई हूँ, वो खुद लेकर गए हैं। तो अभी आपको फिर ये लग रहा है कि जो 23 तारीख को जब आपके मदर फादर जाएंगे तो आपको कितनी उम्मीद है कि ये रिपोर्ट लिखी जाएगी, FIR उनके खिलाफ
दर्ज सर होगी, क्योंकि इस बहुत समय इम्पैक्ट संसद सत्र भी चल रहा है। सर बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, काफी लोग समाज के जाएंगे, काफी लोग वहां पर खड़े होंगे, वो पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या चल रहा है ये, वो पूछना चाहते हैं पुलिस से कि आखिर कंप्लेन क्यों नहीं रजिस्टर हो रही अच्छा, है। अगर मैं किसी भी तरह आपसे ऑफिशियली महिला आयोग ने बात करी? बात नहीं की, लेकिन उन लोगों ने मुझे ईमेल किया है, उन्होंने कहा कि 10 डेज का टाइम, अभी 10 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, किस जिसमें दिन? उन्होंने मुझे जो रिप्लाई किया उसके बाद में। रिप्लाई के हिसाब से अब छठा या सातवां दिन है आज। हम्म। हाँ। तो तभी आपने इसको 23rd रखा हुआ है? नहीं, 23rd इसीलिए रखा है कि महिला आयोग में भी मीटिंग की जाएगी, वहां पर भी अधिकारियों से मुलाकात होगी, मेरे यही मम्मी बात पापा मैं खुद पूछ रहा जाकर था, उनसे क्योंकि मिलेंगे। वो 10वां दिन हम्म। 23 तारीख को भी पूरा हो रहा है। तो आप लोग जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे, मतलब जो आपके लोग हैं, क्या आप महिला आयोग भी भेजेंगे उन लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमने 5 क्योंकि अगर कंप्लेंट्स उन्होंने अपने बनाई है 10 5 दिन के जगह टाइम पर में अलग कुछ अलग। रिस्पॉन्ड किया होता तो एक बार भी आपसे सबूत मांगे होते, या कोई एक वर्जन तो मांगा ही होता। हम्म। सर मुझे तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम चाहे कितना ही प्रयास कर लो, दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेगी, अगर करनी होती तो अब तक कर लेती। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी आखिर इस लेवल पर उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास क्यों कर रही? मेरा समाज देख रहा है, मेरा समाज ये देख भी रहा है तो। उनकी बेटी विदेश में किस तरीके से परेशान हो रही है। और आजाद समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आपको खड़ा कर रही है, बैकिंग आपको दे हाँ रही है। सर, इसीलिए तो मेरी कंप्लेन नहीं हो रही है, इसीलिए मैं पिछले 2 महीने से इतना मेंटली प्रेशर फील कर रही हूँ, इस तरीके से परेशान की जा रही हूँ इस व्यक्ति को हर तरीके से। सर ये टाइप 8 बंगला तो मुझे मिला है, सारी फैसिलिटीज तो मुझे मिल रही है, बीजेपी मुझ पे मेहरबान है, सारी फैसिलिटीज करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में है, मैं सांसद बनी हूँ, Y+ सुरक्षा मुझे मिली है, इसीलिए मैं बीजेपी की एजेंट हूँ। बीजेपी की एजेंट होने के इससे बड़े सबूत और क्या होंगे सर? जिसको दिया जा रहा है सवाल उससे नहीं किया जा रहा है, और जो अपने अन्याय के खिलाफ लड़ नहीं, रहा है सवाल उससे किया जा रहा है। मैं आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे जब उनसे भी पूछना होगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे हर वो सवाल पूछूंगा जो लोग आपसे सोशल मीडिया पर आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया के ही थ्रू उनके सामने आ रहे हो। बिल्कुल। इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो आप इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं, तो क्या उनके फिर आपको सबूत देने पड़ेंगे? नहीं तो आप पर वो उल्टा केस एक उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का कर ही दिया है। वो सिर्फ समाज को चुप करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, और अपने मेंटल, उनके वकील ने तो ये तक कहा कि वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब, वो अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग उनको, उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें स्टेटमेंट्स में डाली हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही है। तो सिर्फ समाज को जवाब देने के लिए आप अगर इतना दबाव, अगर आप गलत नहीं होते तो आप इतना दबाव फील क्यों करते? बोलने दो ना, आप क्यों क्योंकि डर रहे भाई हो कोर्ट आने देखिए, से? आप लॉ को समझिए। लॉ कोई बैठ के कहीं आपकी बात सुन के केवल उनकी बात, वो सबूतों के आधार पर काम करती है। अब उन्होंने भी आप पर 2.5 करोड़ रुपए का एक मानहानि का दावा कर दिया। जब आपने महिला आयोग में शिकायत करी तो उन्होंने इसका आप पर 2.5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। अब आपने उन पे बड़े बड़े आरोप लगाए, आपको सबूत देने पड़ेंगे। मैं यहां नहीं मांग रहा हूं मैं तो ना, हर सबूत, मीडिया मैं को सिर्फ झूठ चाहिए। नहीं बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं नहीं वो बोलती हूँ सर, मैं जो बात बोलती हूँ वो सबूत के साथ ही बोलती हूँ, और सबूत दिखाकर ही बताऊंगी। इन लोगों ने जिस तरीके से ये जो पूरा गेम, एक चक्रव्यूह रचा है ना, उसका पर्दाफाश तो मुझे करना पड़ेगा। और रही बात 2.5 करोड़ की, सर कौन से सिटिंग सांसद की कीमत 2.5 करोड़ है? 5 करोड़ तो सांसद निधि मिलती है, कम से कम अपने सम्मान की कीमत तो बढ़ा लेता है ये व्यक्ति। 25 करोड़ का लगाते ना, तब मैं सोचती कि हाँ थोड़ा तो सम्मान है इसका। अब ये आप लोग, वो उनको, उनके वकील को क्या लगा और आपके वकील को क्या लग रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई बड़ा सार्वजनिक मंच पर आ गई है। क्योंकि इसको सार्वजनिक बनाया गया है ना सर। जब तक कि मैं सह रही थी तब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब से मैंने कहना शुरू कर दिया, सारे राज उगलना शुरू कर दिए, सारी सच्चाई बताना शुरू कर दी, तो पूरा वो बिल्कुल। किला तहस तहस होने की वो वाली बात है सर।
इस व्यक्ति को सिर्फ कटघरे में खड़ा नहीं करूंगी, मैं आने वाले समय में इसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में खड़ा करूंगी। ये जानता नहीं है किससे लड़ रहा है, ये सिर्फ नहीं एक बिल्कुल, धमकी नहीं मैं है। मैं जो डॉक्टर जिस रोहिणी तरीके के घावरी, जिस हद मैं तक ये गए हैं, लगातार ये बात कह रहा हूं, आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, क्योंकि आपके ऊपर भी क्रॉस उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए। सर इससे आप कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है। डेफेमेशन तो रोड पे चलते लोगों के ऊपर लोग लगा देते हैं, कोई आई बहुत एम बड़ी नॉट बात द नहीं है, जज, डराने वाली बात नहीं है। आई एम ओनली एन एंकर कि आप अपनी बात, मैं खबर के लिहाज से जो है वो बोल रहा हूं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रोहिणी घावरी अपनी बातें रख रही हैं, और ये रोहिणी घावरी जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक के बाद एक पोस्ट पहले भी करती थी और अब भी कर रही है। उम्मीद है कि रोहिणी घावरी का जो सच है जनता के बीच आए, और इनके जो कहीं ना कहीं कारनामे हैं जनता देखे। बस इसी उम्मीद के साथ हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।